गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसा है। देखो डेफिनेशन, द सिस्टम बाय विच एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड। कुछ फिक्स रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं जिसके तहत एजुकेशन दिया जाता है, वो एजुकेशन सिस्टम कहलाता है। देखो पॉजिटिव साइड ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम की पॉजिटिव साइड देख लेते हैं। स्टूडेंट्स गो थ्रू मैनी एग्जाम्स इन देयर लर्निंग ईयर्स। उनके सीखने के दौरान वो एक साल में कई एग्ज़ाम के दौर से गुजरते हैं। इट टीचर्स टू एनालाइज अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इससे ये पता चलता है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी वीकनेस कमजोरी है क्या है। इन चीज़ों का अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइज ऑन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इट प्रोवाइड्स क्वालिटी टू एजुकेशन। देखो हमारा जो सिस्टम है वो कॉम्पिटिटिव बेस है, यानी कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस करता है। इससे क्वालिटी मिलती है एजुकेशन को। कैसे? सपोज करो एक टीचर जो सरकारी जॉब के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, उसको एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे पाँचवें में जाते हुए उसका सिलेक्शन हुआ, तो उसमें शार्पनेस आ जाएगी, ठीक है, और अपनी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। इससे एजुकेशन को क्या मिला है? क्वालिटी मिली है। वो आगे पढ़ाएगा तो बच्चों को उसका पूरा ज्ञान रहेगा, ठीक है, तो नॉलेजेबल पर्सन लगेगा, तो एजुकेशन को थोड़ा क्वालिटी मिलेगी। इंडियन स्कूल्स टीच बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी भारतीय स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, वो बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और ये बेहद ज़रूरी है एजुकेशन में, तो ये अच्छी बात है। द एनुअल सिस्टम इन द स्कूल हेल्प्स स्लो लर्नर। अच्छा, एक एनुअल प्रोसीजर होता है, फर्स्ट टेस्ट होता है, सेकंड टेस्ट होता है, थर्ड होता है, या FA1 FA2 होते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है। इससे बच्चा क्या है, जो कम सीखने वाला होता है ना, ठीक है, उसको भी फ़ायदा है और फास्ट मूड वाले को भी फ़ायदा है, और धीरे धीरे बच्चा पूरी तरीके से कंटेस्ट कर लेता है ये सारी चीज़ें। प्रैक्टिकल नॉलेज इन इंक्रीजिंग डे बाई डे। आजकल थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज की भी बात चल रही है, उतना तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज पे इंडियन एजुकेशन बेस्ड होने लगा है। आगे देखो, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस आर रिमेन्ड सेफ इन आवर सिस्टम। अभी भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पुरानी प्रथाएं और पुराने जो विचार है लोगों के, हमारे समाज के, ठीक है, हमारे समाज के पुराने लोग, पूर्वजों के जो विचार है आज भी विद्यमान है किताबों में, तो ये अच्छी बात है। इन अवर एजुकेशन सिस्टम रिटर्न इज डन रादर देन अवर रियल प्रैक्टिस, सो प्रोवाइड्स अ फेमस थिंकर एंड राइटर। हमारे एजुकेशन में सबसे अच्छा क्या है? थ्योरी की बात ज़्यादा होती है। थ्योरी की बात ज़्यादा होती है तो अच्छे थिंकर मिल जाएंगे और अच्छे राइटर हमारे समाज को मिल जाएंगे, हमारे देश को मिल जाएंगे, जिससे देश की प्रगति होगी। आगे देखो कुछ ड्रॉबैक्स। मैंने कहा था हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। तो सम ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक ज़्यादा भी है, ऐसा नहीं है कि कम है। रूट लर्निंग, यानी एम्फेसाइज ऑन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग, यानी रटने की प्रक्रिया ज़्यादा है यहाँ, ठीक है, बजाय अंडरस्टैंडिंग के। फैक्ट को रट लिया, समझा नहीं फैक्ट को, ये बड़ी ड्रॉबैक है। गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू टेक्स्ट बुक देन द टीचर। अब टेक्स्ट बुक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है बजाय टीचर के। जैसा किताब में लिखा है वैसा ही पढ़ा दूँ, ठीक है, मैं तो पास होना है। टीचर कोई एक्स्ट्रा कुछ बता रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। स्टूडेंट्स हैव नो फ्रीडम टू थिंक क्रिएटिवली। स्टूडेंट के पास फ्री होकर सोचने का मौका ही नहीं रहता, क्योंकि किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें सोचने का मौका ही नहीं है, उनको तो पास होना है। तो ऐसी थिंकिंग क्या करती है, जो फ्री रूप से कोई सोचना चाहे स्टूडेंट, तो उसके लिए क्रिएटिविटी पावर है, वो एजुकेशन में नहीं है। टेकिंग मार्क्स इन एग्जाम्स इज टैलेंट नॉट क्लियरिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो कोई कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करना बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है। बच्चे को तो सिर्फ मार्क्स लाना अच्छी बात है, ये बच्चे के लिए भी है, ये उनके पेरेंट्स के लिए भी है, ये स्कूल वालों के लिए भी है, और ये मैनेजमेंट के लिए भी है। सभी यही चाहते हैं कि मार्क्स आ जाए बजाय कंसेप्ट क्लियर हो। स्टूडेंट आर नॉट बीइंग टॉट वाई दे आर पर्टिकुलर चूज सब्जेक्ट एंड टॉपिक। बच्चों को ये नहीं बताया जाता अध्ययन में कि आप इस सब्जेक्ट का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। बस पढ़ते जाओ, मार्क्स लेते जाओ, और बस डिग्री हासिल हो गई, बात खत्म, ठीक है। तो ये तो बड़ा ड्रॉबैक। देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर टीचर। टीचर्स के लिए बाकी जैसे देशों की बात करें उसके मुकाबले कम इंसेंटिव है, यानी सैलरी कम है, ठीक है, सैलरी कम है तो जो टीचर है उनका रुझान है इस सेक्टर में वो उतना नहीं रहता है, और रुझान रहता भी है तो वो ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, उस सैलरी के हिसाब से वो धीरे धीरे काम चला देते हैं और अपनी जो रूटीन है उसको निकालते रहते हैं। वो ज़्यादा फोकस नहीं करते वो इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स की प्रगति करवाने में।
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी कमी रहती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रह सकती। अब देखो आगे, मोस्ट ऑफ सिलेबस इन थ्योरेटिकल फॉर्म, यानी ज़्यादातर जो हमारे इंस्टीट्यूट का या किताबों का जो एजुकेशन सिस्टम का जो सिलेबस है वो थ्योरी में है, यानी उसमें प्रैक्टिकल जो वैल्यूएशन है वो बहुत कम है। द डेथ ऑफ कैपेबल टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल में कैपेबल टीचर नहीं मिल पाते। आजकल क्या है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो जाते हैं, ठीक है, और पेपर लीक नहीं भी होते तो पैसे देकर खरीद लिया जाता है, जिससे जो नॉलेजेबल पर्सन नहीं होते हुए भी वो डिग्री होने के नाते वो क्या हो जाता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, या फिर उनके हाई मार्क्स आए हुए हैं पहले से ही, ठीक है, 10th-12th में, ग्रेजुएशन में, उसकी वजह से भी हाई मार्क्स के आधार पे भी उनको पोस्टिंग दी जाती है। तो जो कैपेबल टीचर है वो उनको नहीं मिल पाते। लो सैलरीज ऑफ टीचर की सैलरी बहुत कम होती है, ये भी एक बड़ा प्रभाव है। प्रेशराइजिंग स्टूडेंट फॉर मार्क्स एंड ग्रेड्स, स्टूडेंट को प्रेशराइज किया जाता है कि इसके लिए इतने मार्क्स आने ही चाहिए, मेरिट बननी चाहिए, आपका ए ग्रेड आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक बड़ी वीकनेस है, इनसे स्टूडेंट का माइंड है वो एक फिक्स जगह सेट हो जाता है, क्रिएटिंग पावर बिल्कुल नहीं रहता। स्टूडेंट्स आर लर्निंग द सब्जेक्ट जस्ट टू रीच द नेक्स्ट लेवल फॉर द नॉलेज, बच्चे हैं ऐसी क्रियाकलाप, ऐसे रूल रेगुलेशन के मुताबिक उनका माइंड कहाँ सेट होता है कि हमें तो जस्ट लेवल को क्रॉस करना है, फर्स्ट को क्रॉस किया, सेकंड में आ गए, सेकंड को किया, थर्ड में आ गए, एक्स्ट्रा क्लास दिलवा दी, ट्यूशन दिलवा दी, चैप्टर को रटवा दिया, ठीक है, सवालों को क्रेम करवा दिया, तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में सेट हो जाती है, बड़ी ड्रॉबैक है। इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड 3% ऑफ GDP ऑफ ऑन एजुकेशन, भारतीय जो सरकार है केवल 3% GDP का एजुकेशन पे देती है, जबकि ये सबसे ज्वलनशील, ठीक है, इश्यू है, एक बड़ा इश्यू है जिस पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाती है और नहीं करती है। अब हो सकता है इसके पीछे पॉलिटिकल उनका कोई फ़ायदा हो, ठीक है, बेनिफिट्स हो भी सकता है। नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन द फी ऑन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और एक बड़ी चीज़ ड्रॉबैक देखी है कि सरकार का जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन पे फीस पे कोई उनका जैसे मैं कहूँ राइट नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कोई कितनी ले रहा है, कोई अपनी मर्जी से चला रहा है, अपनी मर्जी से फीस स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये भी एक बड़ा प्रभाव है। इससे कि एजुकेशन में जैसे मान लो कि सपोज करो अपने इलाके में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, सपोज करो, और वहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा फीस ले रहा है, तो जो गरीब स्टूडेंट है वो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं ले सकते। वेरी लो टीचर्स टू द स्टूडेंट रेशो, तो स्टूडेंट रेशो है तो उनका जो रेशियो है स्टूडेंट और टीचर का वो बहुत कम ज़्यादा है, ठीक है। देयर इज शुड बी 1 टीचर फॉर 30 स्टूडेंट, रेशियो सही नहीं है, इसका कहने का मतलब है टॉपिक का। कैसे? जो RTI है, राइट टू एजुकेशन, तो 2009 में आया था, वो कहता है कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 60-70 पे एक ही रहता है, 100 तक एक ही होता है, 150 तक होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम थोड़ा सही नहीं है, बड़ी ड्रॉबैक है। और स्कूल्स एंड टेक्स्ट बुक डू नॉट प्रोवाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, एक ड्रॉबैक ये भी है कि हमारे इंस्टीट्यूट या स्कूल्स है वो क्या नहीं प्रोवाइड करते, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करते या बहुत कम करते हैं। कई स्कूल्स में तो ग्राउंड भी नहीं मिलते, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी के बिना मेंटल एक्टिविटी अच्छी नहीं हो सकती, ये आपको भी पता है, ये साइकोलॉजी भी कहती है, साइंटिस्ट भी कहते हैं, तो ये एक बड़ी ड्रॉबैक रही है। नो रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर टीचिंग हाउ टू डील विद डेली स्ट्रगल लाइफ, अब हमारे एजुकेशन में ये भी नहीं बताया जाता है, रिसर्च के बारे में कम बताया जाता है, इनोवेशन, नए इनोवेशन, ठीक है, वो भी नहीं है। नो टीचिंग हाउ टू, और ये भी नहीं बताया जाता है कि दिन के समय या डेली रूटीन में रोज़मर्रा कार्य में आने वाली समस्याओं का निस्तारण कैसे किया जाए, ये भी बिल्कुल नहीं बताया जाता है। तो प्रैक्टिकल जो डेली रूटीन की जो भी मैं कहूँ अपने प्रॉब्लम्स आती है, उनका सल्यूशन अपने इंस्टीट्यूट या एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिलता है। शॉर्टेज ऑफ टेक्स्ट बुक एंड नो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस, किताबों की कमी है सरकारी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। नो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस, और उन्हें बिल्कुल कैरियर गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। 10th के बाद या तो छोड़ देंगे या उनके मुताबिक जो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिनमें उनका इंटरेस्ट है वो नहीं ले पाते और फिर वह धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं। लॉट ऑफ रूरल एरियाज स्टिल हैव नो स्कूल, कई ऐसे रूरल एरिया है जहाँ आज तक स्कूल नहीं है, तो वो बच्चे एजुकेशन सिस्टम में आगे
नहीं बढ़ पाते और एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन भी उनको नहीं मिल पाती। अब देखो, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एनपी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ऑफ एजुकेशन वाज फॉर्म्ड, एक नेशनल पॉलिसी लाई गई जो 86 में, उसको बाद में 92 में अमेंडमेंट किया गया थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 21A गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, द सेम अमेंडमेंट इन 45 आर्टिकल। अब देखो, गवर्नमेंट ने 86वें जो संविधान है उसका संशोधन करते हुए आर्टिकल 20A और 45 के अंतर्गत बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का वादा किया, ये इसमें अमेंडमेंट किया गया। न्यू पॉलिसी जो 2020 की है, इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और ये आने वाले फ्यूचर में कहा गया कि 2030-40 तक हमारे पूरे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से कैपेबल बना देगी। तो ये बात भी कही गई है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज स्टिल नीड टू बी डन। अब अभी और क्या करना है सरकार को, ठीक है, कुछ चीज़ें अभी भी कमी है, वो क्या करनी है। द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड 4% ऑफ जीडीपी को बढ़ाना है, कम से कम 4% जीडीपी हो तब एजुकेशन अच्छा हो। 4 हो, 4 से ऊपर तो हो ही होना हो, करे तो गवर्नमेंट की मर्जी है, बाकी 4 तो होने ही चाहिए ताकि एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो सके। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स मार्क्स एंड ग्रेड्स नीड्स टू बी चेंज। हमारा जो मानस बना हुआ है पहले से ही, हमारे दिमाग माइंड सेट है हमारा कि बच्चा क्या अच्छे मार्क्स लाए, उनको अच्छे ग्रेड मिले, उनको चेंज करना है। प्रैक्टिकल एजुकेशन देना ज़रूरी है ताकि वो रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स को दूर कर सके और एजुकेशन करते ही उसे लाइवलीहुड चलाने में मदद मिल सके। मेथड्स ऑफ टीचिंग नीड्स टू बी चेंज। टीचर्स शुड इनकरेज लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट। देखो, मेथड पढ़ाने का जो तरीका है पुराना, टेक्स्ट बुक लिया और पढ़ा दिया, वो चेंज करो। बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाओ, उनका लॉजिकली थिंकिंग पावर बढ़ाओ उनका, ठीक है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं, टेल मी एंड आई फॉरगॉट। अगर मुझे बताते हो, जैसे कोई टीचर किसी बच्चे को बताता है तो वो भूल जाता है, अगर पढ़ाता है तो वो याद रख सकता है जनरली, लेकिन उसे इन्वॉल्व करता है ना उस काम में तो वो हमेशा लर्न कर लेगा, ठीक है, समझे आप। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ी देर बाद भूल गए, मैंने आपको पढ़ाया धीरे धीरे तो आप थोड़ी चीज़ें याद भी रही, मैंने आपको उस काम में ही शामिल कर लिया कि ये ऐसे होता है, ऐसे करो, आप भी ऐसे करो, तो आप उसको अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो ये कौन कहता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक विशेषज्ञ कहते हैं। एग्जाम शुड बी इन द वे ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम किताबी एग्जाम नहीं होना चाहिए, किताबी बेस जो टेक्स्ट बुक बेस है, वो प्रश्न दे दिए, क्वेश्चन आंसर दे दिए, उनका आंसर करवा दिया, नहीं। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने वाले एग्जामिनेशन होने चाहिए। सेल्फ हेल्प बुक शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेबस। अब सिलेबस में सेल्फ हेल्प बुक का भी देना चाहिए ताकि बच्चा खुद पीछे आंसर नहीं दे आप, ठीक है, आंसर नहीं देगा तो बच्चा खुद सोचेगा, उसका आंसर निकालने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोसेस, ये एक अच्छी बात, ये चीज़ इसमें शामिल होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड बी वर्क ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों से आप ये इनक्रेज करें बच्चों को कि वो सोशल और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है दुनिया की उस पर विचार करें, उन पर बात करें, उनकी डिबेट हो, उनसे संबंधित उनसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो, तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब सिचुएशन इन अदर कंट्रीज़ की क्या सिचुएशन रही है। यूएसए में जीडीपी 5.4 है, ब्राज़ील में 5.7 रही है, चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ है टॉप 100 में 9th रैंक मिली है चाइना को, जबकि भारत को कोई पोजीशन ही नहीं मिली भारत की यूनिवर्सिटी को। क्यों? क्योंकि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा बहुत ख़राब है, इस वजह से रैंक में नहीं आ पाते। अमेरिका इंग्लैंड पे मोर सैलरीज दैन टीचर। और इसमें अदर सैलरी में देखो, अमेरिका और जो इंग्लैंड के हैं या अदर कंट्रीज है जो डेवलप्ड है, वो डेवलप होने के पीछे यही राज है कि जो टीचर्स को है वो ज़्यादा सैलरी पे करते हैं और वो अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं बच्चों पे और राष्ट्र निर्माण जल्द हो पाता है। कंक्लूजन देखो, देयर इज़ ए मस्ट नीड फॉर रिवॉल्यूशनरी चेंज इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। अब हमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन करना जरूरी है भारतीय एजुकेशन सिस्टम में। नॉट जस्ट द सिलेबस, ऐसा नहीं कि सिलेबस में चेंज कर दिया, बट आल्सो इन द एटीट्यूड चेंज टुवर्ड द मार्क्स एंड सिस्टम। यानी लोगों का एटीट्यूड भी चेंज करना है, बच्चों का एटीट्यूड भी चेंज करना है कि मार्क्स ही नहीं लाने हैं, हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। विद द इफेक्टिव लर्निंग सिस्टम, एक अच्छे लर्निंग सिस्टम के साथ इंडिया कैन सक्सेसफुली यूटिलाइज इट्स वास्ट ह्यूमन रिसोर्स। और इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना समृद्धिशील देश बन सकता है आगे अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ और अपने रिसोर्स, अपने जो संसाधन उनका सही से उपयोग करें तो वो विश्व में अच्छी प्रगति कर सकता है। तो मित्रों, ये थी क्लास, कैसी लगी? अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।